इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन। एंड ये चैप्टर यार काफी इजी है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती भी थी तो कहीं इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस बार पेपर क्योंकि एमसीक्यू है तो वर्ड प्रॉब्लम यार बहुत इजी हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम को अगर एमसीक्यू में सॉल्व करना है तो हम लोग उल्टा सॉल्व कर लेते हैं, काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार देख लो। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना रहता था कि मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मेथड होता है। तो एक होता था ग्राफिकल मेथड, एक होता था अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस। लेकिन इस बार मेथड से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू है तो तुम किसी भी मेथड से बनाओ यार, हमें आंसर आने से मतलब है। ठीक है, इसके बाद होता था कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट, किसको बोलते हैं। तो जिस दो इक्वेशन जो हमें दे रखा होता था, ठीक है, अगर सॉल्व करके अगर x का कोई भी वैल्यू आ जाता है, x का यूनिक वैल्यू आए चाहे इनफाइनाइट मैनी वैल्यू आए, उसको हम लोग बोलते थे कॉन्सिस्टेंट। तो बोलते थे गिवन इक्वेशन जो है वो कॉन्सिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन इसका ना आए, x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू ना मिले, तो उसको हम लोग बोलते थे इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन वाले केस को। ठीक है, इसके बाद था कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखा रहता था, तो सॉल्व करने से पहले ही हम चेक कर सकते थे कि वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो क्या कंडीशन होता था, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता था। और इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन का, मतलब जब तुम दो इक्वेशन का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो ये होता था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब इसका तुम ग्राफ पे बनाओगे तो दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगी। और एक केस होता था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता था, नो सॉल्यूशन, मतलब x और y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। और इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन का इक्वेशन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, एक ये होता था। एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक होता है यार होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमने देखा ये था हेट्रोजीनियस, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ये है होमोजीनियस। दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट मिसिंग है तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही केस बनता है, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे इसमें 3 केस बनता था, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसमें 3 केस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला बात। देखो, अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो जाए, ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ये भी लाइन का इक्वेशन दे रखा, कांस्टेंट टर्म अगर मिसिंग हो जाए तो कंफर्म है कि ये वाली लाइन ओरिजिन से पार करेगी और ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पार करेगी। ठीक है, तो ओरिजिन से दो, ये कंफर्म हो गया कि दोनों लाइन ओरिजिन से पास करेगी, तो ऐसा केस बन सकता है। या फिर ये वाली लाइन, पहली वाली लाइन ओरिजिन से पास हुई यहाँ पे और दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर कोइंसाइड हो जाए। तीसरा केस, पैरेलल वाला केस इसमें बन ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों लाइन में जो ओरिजिन है ये वाला पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो इस केस में पैरेलल लाइन पैरेलल हो ही नहीं सकती, यानी नो सॉल्यूशन वाला कोई केस नहीं है। ठीक है, तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तब तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक मतलब कॉमन, मतलब दोनों में क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन यही होगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब यही दोनों में कॉमन सॉल्यूशन है, क्योंकि मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि जब इसका ग्राफ बन रहा होगा तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, पहली लाइन भी इसी पे, दूसरी लाइन भी इसी पे। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कैसे हो गया, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पे कॉमन है, ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पे कॉमन है, ये वाला पॉइंट दोनों लाइन पे कॉमन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। और अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक लाइन ऐसे पार हो गई, एक लाइन ऐसे पार होगी, दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आया। ठीक है, तो वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। और जब अगर ऐसा हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम यार बहुत वैरायटीज के वर्ड प्रॉब्लम है, सब कुछ यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, उससे ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम को एमसीक्यू में कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये ज्यूम करके चल रहा है कि तुमने यार पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ ही नहीं होगा, किसी कोई स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है तो भाई उसके लिए तो ये वीडियो बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं, इस वीडियो को देख के बंद कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब टारगेट है कि बस एक बार गो थ्रू करवा देना कम समय में, और ये एज्यूम करके चल रही है कि यार तुमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तभी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 5
चेयर एंड 4 टेबल। अच्छा एक बात और, कोई भी क्वेश्चन हम लोग रिपीटेटिव टाइप का नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन मतलब इसीलिए कम क्वेश्चन रखा है कि सारा डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। ये मकसद नहीं कि यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए सिर्फ दिखाने के लिए कि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, नहीं। जो काम हम कम क्वेश्चन में कर सकते हैं तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्यों इंक्रीज करें, ठीक है। इतना में ही काम हमारा हो जाएगा। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन है ही नहीं यार, टोटल एक तो गिन चुन के, एक तो मेथड यार एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन सारे इसी के ऊपर बनते हैं, इधर यूनिक वाला के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए, चेक करके बताओ कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली बात। तो देखो 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट ₹2800, ठीक है। वाइल 4 चेयर एंड 3 टेबल टुगेदर कॉस्ट ₹200। इसको हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है। तो चेयर का एज्यूम कर ले रहे हैं हम कि एक चेयर का दाम है भाई ₹X और एक टेबल का दाम है, 1 चेयर का ₹X, 1 टेबल का है Y, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यू, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा शॉर्टकट कर सकते हो, जितना ज़्यादा रफ वर्क कर सकते हो उतना करो, ठीक है। चेयर का मान लिए ₹X, टेबल का Y, तो 5 चेयर है तो एक चेयर का X, तो 5 चेयर का कितना हो जाएगा 5X, एक टेबल का Y, तो 4 टेबल का कितना हो जाएगा 4Y, तो 5X प्लस 4Y मिला के कितना हो गया 2800 हो जाएगा। वाइल 4 चेयर एंड 3 टेबल, तो 4X प्लस 3Y ये कितना हो गया =2170। तो हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बोला इक्वेशन बना के छोड़ दो, तो ये इक्वेशन बन गया, जो मैच करेगा उसको देख लेना। तो 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y ये, और 4x प्लस ये सेकेंड वाला इक्वेशन मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। तो जैसे ही हमने देखा कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 8 दे रखा है, तो हम चेक करते हैं कि तो यहाँ पे तो यार सबका यहाँ भी 8 आ रहा है, 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 ये अच्छा ये नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने पे 8 आएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को हमने बोल दिया x, डिनोमिनेटर को बोल दिया y, तो x प्लस वाई क्या हो गया 8। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 1, बोल रहा है अगर डिनोमिनेटर को 1 तुम इंक्रीज कर दोगे द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं बोला, तो न्यूमरेटर को कुछ मत करो। न्यूमरेटर x एज इट इज है, डिनोमिनेटर को हमने 1 इंक्रीज कर दिया y प्लस 1, तो अब ये कितना बन गया 1/2। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसको, अच्छा हमें इक्वेशन बना के छोड़ देना था और कुछ नहीं करना है। तो मैच कर लो कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये वाला तो आ रहा है। यहाँ पे x प्लस 1/y है हमारा, x बाई वाई प्लस 1 आया है, x बाई वाई प्लस 1 यहाँ पे दिख रहा है ये। अच्छा लेकिन फिर ये नहीं है, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर। लेंथ और ब्रेथ में 3 का डिफरेंस है, ठीक। तो इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, कि तुम कैसे बना रहे हो और हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 मीटर, द एरिया रिमेन्स द सेम, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। दो तरीका है बनाने का यार, एक तो अगर सब्जेक्टिव में रहता तो पूरा लेट द लेंथ भी x ब्रेथ भी y करके हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में है तो हमारा तरीका चेंज हो जाएगा, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर, लेंथ और ब्रेथ में 3 मीटर का डिफरेंस है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। तो ये लेंथ दे रखा होगा, ये ब्रेथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो चेक करो लेंथ और ब्रेथ में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 12 और 9 में 3 का डिफरेंस है, यानी ये आंसर हो सकता है। 17 और 14 में 3 का डिफरेंस है, ये भी हो सकता है। 15 और 12 में 3 का डिफरेंस है, ये भी हो सकता है। 14 और 11 में, यानी ये लाइन हमारा कोई काम नहीं आया है, सिर्फ इसके बेसिस में सॉल्व नहीं हुआ। मान लो हमें 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसमें 3 का डिफरेंस होता, बाकी में कहीं 4 का डिफरेंस होता, कहीं पे 5 का डिफरेंस होता, तो हमें आंसर हमारा वहीं पे मिल जाता, ज़्यादा हमें और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इससे हमारा काम नहीं हुआ। तो आगे पढ़ते हैं, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर, बोल रहा है कि अगर लेंथ को 3 बढ़ा दो और ब्रेथ को 2 घटा दो, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पहले जितना एरिया था अभी भी उतना ही एरिया रहेगा। तो अब देखो, एक तो तुम या तो पूरा सॉल्व करके देख लो, लेकिन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करें कि ऑप्शन ए होगा कि नहीं। तो अभी लेंथ कितना दिया हुआ है 12, ब्रेथ दिया हुआ है 9, स्टार्टिंग में ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया कितना हो गया 12 × 9 108, ठीक है। बोल रहा है कि अगर लेंथ को तुम 3 बढ़ा दो तो 12 से ये कितना हो गया 15, और ब्रेथ को, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2, इसको 2 कम कर दो, ये हो गया 7। न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ पता चल गया, अब एरिया निकालो। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 × 7 क्या हो गया 105। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि
बोल रहा था कि अगर तुम लेंथ को 3 बढ़ा दोगे, ब्रेथ को 2 घटा दोगे तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एरिया में फर्क पड़ गया। पहले एरिया था 108, अब एरिया हो गया 105, यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। ये मेरे को बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर तुम्हें समझा हुआ ये कंसेप्ट तो तुम तुरंत बना लोगे। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, चेक करते कि ऑप्शन बी सही है कि नहीं। 17 और 14, और अभी एरिया कितना है, 17 इंटू 14 करो तो 17 इंटू 7 119, 119 का डबल 238। ठीक है, और लेंथ को 3 बढ़ाना है, 17 से 3 हो गया 20, इसको 2 घटाना है, 14 से हो गया 12, और अब एरिया निकालो 20 इंटू 12, 12 दूनी 24, 240, यानी यहाँ भी एरिया सेम नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी को चेक कर लो, 15 और 12, तो अभी एरिया कितना है, 15 इंटू 12 180। लेंथ को बोल रहा 3 बढ़ा दो, 15 से हो गया 18, और ब्रेथ को डिक्रीज कर दो 12 से हो गया 10, और अब एरिया निकालो 18 इंटू 10 180, यानी मैच कर गया पहले वाला एरिया और अभी वाला एरिया, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता था। मान लो अगर ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ होता, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज, ठीक है, और तुम क्वेश्चन सॉल्व करते ये वाला ऑप्शन जो सी है ये ए में दे रखा होता, पहला ही तुम्हारा मैच कर जाता, तो तुम इस पे टिक नहीं मार सकते थे, तुम्हें बाकी भी चेक करना पड़ता। हो सकता है तीनों ही ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो, तो यहाँ पे तुमने ये तरीका देखा कि हमने इस तरीके से इसको बनाया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा टाइम लग गया, भाई टाइम नहीं लगा, बोल बोल के समझाने में टाइम लग रहा है, तो इसको धड़ 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 हम लोग तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, या नॉर्मल तरीका एक जो प्रोसीजरल मेथड है उससे बनाओ। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मेथड से एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे तो भाई कोई भी टीचर, मैं बता रहा हूँ चाहे कोई भी बता रहा है, उसकी बात मत मानो। गलत करने से बेटर है कि जो तुम्हें आता है उस मेथड को फॉलो करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगला देखो, श्रुति हैज ओनली 2 रुपए। देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग तुरंत कर सकते हैं, पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। श्रुति हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन, उसके पास 2 रुपए का और 5 रुपए का कॉइन है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जो तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से रीड करो कि एक बार में दिमाग में क्वेश्चन छाप लो। ठीक है, ताकि तुम ऑप्शन को रिलेट कर सको। इतने कंसंट्रेशन के साथ तुम्हें क्वेश्चन को रीड करना है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन से रीड करोगे, अगर एक ही बार में तुमने क्वेश्चन को फिट कर लिया दिमाग में, तो तुम ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हो, बार बार तुम्हें यहाँ पे रीड नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा तो दिमाग में इसको फिट कर लिया कि लेंथ को 3 बढ़ाने बोल रहा है और ब्रेथ को 2 घटाने बोल रहा है, तो बार बार मैंने लेंथ को 3 बढ़ाया, ब्रेथ को 2 घटाया और चेक कर लिया। अगर ये क्वेश्चन दिमाग में फिट ना हो तो बार बार देखना पड़ेगा, अरे किसको 3 बढ़ाना था, किसको 2 घटाना था। क्वेश्चन कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, टाइम बचेगा। श्रुति हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपए और 5 रुपए का कॉइन। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन डेट शी हैज 25, उसके पास टोटल 25 कॉइन है। ठीक है, तो बताना होगा कि 2 रुपए का कितना है, 5 रुपए का कितना है। तो अब देखो, मान लेते हैं ये 2 रुपए का दे रखा है, पहले क्वेश्चन में 2 रुपए 5 रुपए, पूरा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है। 2 रुपए का 13 कॉइन, 5 रुपए का 12 कॉइन, 13 और 12 25, टोटल 25 कॉइन था। यहाँ भी 11 और 14 25, 5 और 20 25, 15 और 10 25, यानी इससे हेल्प नहीं मिला, आगे क्वेश्चन पूरा रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुम पूरा रीड कर लो फिर ऑप्शन एनालाइज करो, हो सकता है पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं थी, इतने दूर में ही हमारा काम हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, तो अब हम पूरा पढ़ेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 92 रुपीज, उसके पास टोटल 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के से मिला के 92 रुपीज बन रहा है। तो बताओ कि 2 रुपए का कितना कॉइन होगा, 5 रुपए का कितना कॉइन होगा। तो हम चेक करते हैं कि ऑप्शन ए सही है कि नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 रुपए का 13 कॉइन है और 5 रुपए का 12 कॉइन है, तो 13 इंटू 2 करो, 13 रुपए, 2 रुपए का है ना, ये जो 13 कॉइन से 2 रुपए का, तो 13 इंटू 2 किया प्लस 12 इंटू 5 किया, तो 13 26 बन गया, 12 पचे 60, कितना हो गया 60 70 80 86 रुपीज़ बना। नहीं, उसके पास टोटल कितना होना चाहिए था 92 रुपीज़, यानी ऑप्शन ए सही नहीं है। बी को चेक किया, 11 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 5, तो 22 और 14 पचे 70, ये बन गया 92, और हाँ 92 रुपीज़ था, यानी ऑप्शन बी हो सकता है। लेकिन अभी रुक जाओ, चेक कर लो, बी और सी को भी चेक कर लो, कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन सही दे रखा हो। काम हो गया है, 5 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 5, तो ये हो गया 10 प्लस 100, ये हो गया 110, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी 15 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 5, तो 30 और 50, ये हो गया 80, ये भी नहीं हो सकता, यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो कॉइन वाले क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिस है यार तब तो तुम कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं है भाई तो फेल हो जाएगा ये वाला तरीका। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया हमें यहाँ पे, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है।
यानी न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा, ये तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। ठीक है, 8/5 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, देखो तुम कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, उसमें से कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड छांट सकते हो ना, पूरा खेल इसी का है। ठीक है, एमसीक्यू में सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज से काम नहीं होगा, सब्जेक्टिव प्लस दिमाग। ठीक है, कितना तुम टेढ़ा सोच सकते हो। तो अब देखो, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने पे 13 आना चाहिए था। तो 8 5 13, 10 और 13, ये तो कितना हो गया 23, यानी इन्हीं से 3 तो कट गया, एक ही बचा। तो बस यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, या चेक भी करना चाहो तो। एंड देयर डिफरेंस इज 3, तो 5 और 8 का डिफरेंस भी 3 आ रहा है, और जोड़ने पे 13 भी आ रहा है, और प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। पूरा कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जर ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 16 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वर्ड यूज किया है, मतलब दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए, और दोनों में 16 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने चेक किया 29 और 63, 90 डिग्री तो नहीं होता है, काट दो। 53 और 37, 50 30 80, ये हो जाएगा 60 30 90, हाँ यहाँ पे 90 हो जाएगा, यानी ये हो सकता है। 58 और 42 को जोड़ेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 64 और 26 को जोड़ेंगे 64, ये 6 इसमें मिल गया, 70 80 90, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो दोनों में 16 का 16 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 16 से बहुत ज़्यादा का डिफरेंस दिख रहा है। क्लियरली पूरा तुम्हें निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, एक रफ आइडिया दिख रहा है कि 16 से तो ज़्यादा है। कहाँ 60 के टर्म्स में, 20 के टर्म्स में 16 से ज़्यादा ये नहीं होगा। 53 और 37 में माइनस करो, 53 में से 37 माइनस करोगे, हाँ 16 आ जाएगा, यानी ये करेक्ट आंसर है। द एज ऑफ अ डॉटर इज 1/3 द एज ऑफ हर मदर। डॉटर की एज मदर से 1/3 है। ठीक है, अगर हम लोग मदर के एज को x एज्यूम करते हैं तो डॉटर का एज हो जाएगा x/3। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज x ईयर, मदर का प्रेजेंट एज x ईयर है, हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया। देन द एज इन ईयर्स ऑफ द डॉटर आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद डॉटर का एज क्या होगा। तो अगर मदर का प्रेजेंट एज x ईयर है तो डॉटर का प्रेजेंट एज कितना हो गया x/13, तो 15 ईयर्स आफ्टर मदर का एज में क्या होगा, इसमें भी 15 जुड़ जाएगा, मदर का एज क्या हो जाएगा x + 15, और डॉटर का एज भी क्या हो जाएगा x/3 + 15। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, x/3 + 15, ये रहा मैच कर गया। अगला देखो इसके बाद, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ अ मैन शेल बी 4 टाइम। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, एज वाला, आज इतना है, एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक प्रेजेंट एज की बात होती है, और एक कुछ फ्यूचर की बात होती है, और एक कुछ पास्ट की बात होती है, कि 5 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो ये हो जाएगा, 10 साल आगे चले जाएं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको बताने, एज वाले क्वेश्चन को बताने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, तुम्हारा जो भी तरीका होगा, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इससे काम बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ भी दे रखा हो, प्रेजेंट एज देख लो, ऐसे बना लो। देखो बॉक्स, एक हो गया प्रेजेंट एज, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया पास्ट। ठीक है, और किसके किसका है, द 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस 5 साल, ऑलरेडी 5 साल फ्यूचर में बात हो रही है। ठीक है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ अ मैन शेल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अगर हम लोग 5 साल फ्यूचर में चले जाएं तो जो फादर है उसकी एज क्या है, 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो फ्यूचर में ही हम लोग लिखते हैं, प्रेजेंट से 5 साल फ्यूचर में चले गए, 5 ईयर्स लेटर। प्रेजेंट का हमें कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम लोग प्रॉपर सब्जेक्टिव में बना रहे होते तो प्रेजेंट में x और y एज्यूम करते, लेकिन MCQ है यार, हमारा तरीका पूरा चेंज हो जाता है। देखो हम डायरेक्ट यहीं पे एज्यूम, और हम 2 वेरिएबल का भी यूज़ नहीं करेंगे, 1 वेरिएबल में ही बना देंगे इसको। देखो फ्यूचर में ही हम यहाँ पे हम सन को एज्यूम कर रहे हैं x, और फादर क्या हो जाएगा 4x। क्या दिया हुआ है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ अ मैन शैल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अपने जो फादर की एज है वो सन से 4 गुना है, तो सन को हमने एज्यूम किया x, तो फादर का क्या हो गया 4x। 3 ईयर्स अर्लियर, तो जो अर्लियर की बात हो रही है, ये जो 5 ईयर हैंस की बात हुई और जो 3 ईयर अर्लियर की बात हो रही है, कहाँ से बात हो रही है, प्रेजेंट से ना। ये हो गया प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद ये प्रेजेंट एज हुआ, यहां से 5 साल बाद का रिलेशन दिया हुआ था, और जो 3 साल पहले बोला जा रहा है तो प्रेजेंट से 3 साल पहले। ठीक है, यहां से 3 साल अगर हम पीछे चले जाएं, ठीक है, तो 3 ईयर्स अर्लियर द एज ऑफ मैन वॉज 16 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अगर हम प्रेजेंट से 3 साल पास्ट में चले जाएं तो यहाँ पे सन और फादर में एज का क्या रिलेशन दिया हुआ है
कि द एज ऑफ मैन वॉज 16 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, जो फादर की एज है वो सन से 16 टाइम्स है। तो यहाँ पे तो यार यही नहीं पता, प्रेजेंट से हम लोग पास्ट में जा रहे हैं, तो जब प्रेजेंट का ही एज नहीं पता तो यहाँ से पास्ट का कैसे निकालेंगे। देखो फ्यूचर का एज पता है x, तो हम लोग 5 साल प्रेजेंट से 5 साल आगे चले गए, तो यहाँ से अगर हम 5 साल पीछे आते हैं तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा सन का, x माइनस 5, ठीक है 5 साल पीछे आ रहे हैं। और फादर का एज क्या हो जाएगा 4x माइनस 5, ठीक है ये हो गया प्रेजेंट एज। अब यहाँ से हम लोग 3 साल और पीछे जा रहे हैं, 3 ईयर, यहाँ से 3 साल पीछे जा रहे हैं, तो इसमें से 3 और माइनस कर दो, x माइनस 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, 4x माइनस 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8। अब यहाँ पे सन और फादर में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो फादर का एज है वो 16 टाइम्स सन का एज है, ठीक है। तो फादर का एज कितना है 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 16 टाइम्स x माइनस 8, ठीक है। तो ये हो गया 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 16x माइनस 16 8 जा 128, ठीक है 128 इधर आ गया, 128 माइनस 8 इज इक्वल टू 16x माइनस 4x, तो ये हो गया 12x और यहाँ पे आ जाएगा 120, 12 से कट गया 10 बार में, तो x का वैल्यू मिला 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये तो x का वैल्यू आया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो क्या था, देखो समझाने में टाइम लग रहा है यार, अगर समझा हुआ रहता तो इतना टाइम नहीं लगता। द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, यानी फादर का प्रेजेंट एज बताना है, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या है 4x माइनस 5, ठीक है। तो यानी 4 इंटू 10 माइनस 5, 40 माइनस 5 यानी 35 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, द फादर इज 6 टाइम्स, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज, फादर का जो एज है वो 6 टाइम्स सन का एज है। 4 ईयर हैंड्स, तो फिर इस टाइप का प्रेजेंट फ्यूचर वाली बात हो रही है, तो ऐसे बॉक्स बना लो, ठीक है। ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर, ये पास्ट, ठीक है। फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज, यानी ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये प्रेजेंट का रिलेशन दिया हुआ है, तो प्रेजेंट एज क्या हो गया, सन का हम एज्यूम कर लेते हैं x, तो फादर का क्या हो जाएगा 6x, जो फादर का एज है वो सन से 6 गुना है, ठीक है। इसके बाद 4 ईयर हैंड्स, 4 साल फ्यूचर में चले जाओ, यहाँ से 4 साल आगे चले जाओ, तो सन का जो एज है अगर तुम 4 साल आगे जाओगे तो ये भी x प्लस 4 हो जाएगा, और जो फादर का एज है 6x, ये भी इसमें 4 बढ़ गया। 4 ईयर हैंड्स द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, 4 ईयर हैंड्स द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। देखो क्या दिया हुआ है, 4 साल बाद अगर हम लोग यहाँ चले गए तो फ्यूचर में दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ है, 4 ईयर हैंड्स द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, जो फादर का एज है वो सन से 4 गुना है, यानी यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो फादर्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स सन एज, फादर का एज कितना है 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू सन का एज कितना है x प्लस 4, ठीक है। सॉल्व कर लो, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 16, 4x इधर आके माइनस हो गया 2x, और ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू 6, ये x का वैल्यू निकला है। तो x हमने किसको एज्यूम किया था, सन का प्रेजेंट एज था x, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन एंड फादर आर, सन और फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो सन का कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आया है 6, तो सन का प्रेजेंट एज हो गया 6 ईयर, और फादर का कितना हो गया 6 इंटू 6, ये हो गया 36, 6 और 36, तो 6 और 36 ये रहा, ठीक है। इसके बाद देखो द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, एक 2 डिजिट का नंबर है और उसको पलट दोगे, दोनों को जोड़ने पे 66 आता है, ठीक है। तो इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और दोनों जो नंबर है, नंबर के दोनों डिजिट में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो फाइंड द नंबर। तो अब देखो एक बार वीडियो पॉज करो, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा 33 और 33, इसमें डिजिट में 2 का डिफरेंस तो नहीं हुआ, ये कट गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 42, यहाँ पे ओनली 24, यहाँ पे 24 एंड 42, तो सिर्फ 24 कैसे हो सकता है, 24 को तुम पलटोगे तो 42 आएगा, 24 और 42 जोड़ के 66 हो रहा है, सही है। लेकिन 42 भी तो हो सकता है, 42 को पलटोगे तो 24 आएगा, 42 और 24 को भी जोड़ के 66 होता है, यानी 42 भी हो सकता है आंसर, 24 भी हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर कोई बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा वो x और y एज्यूम करके बना रहा है तो भाई गलत तरीका है यार, एमसीक्यू में ये नहीं चलता है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, फिर से अगेन 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट को जोड़ने पे 9 आता है, तो 7 और 2 9, 2 7 9, 5 4 9, 4 5 9, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं।
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 45। अगर नंबर को पलट देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो पहले वाले से 45 बड़ा होगा। यानी ओरिजिनल नंबर छोटा है, जब उसको पलटेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? नए वाले नंबर में से पहले वाला नंबर को माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए? 45 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब देखो 54 को अगर हम पलटेंगे तो 45 आएगा। 54 और 45 में तो 45 का डिफरेंस नहीं है, ये कट गया। 45 को पलटेंगे 54 आएगा। 45 और 54 में 45 का डिफरेंस नहीं है, ये भी कट गया। 72 को पलटेंगे 27 आएगा। तो 72 में और 27 में 45 का डिफरेंस है, ये आंसर हो सकता है। 27 को पलटेंगे 72 आएगा। 27 और 72 में 45 का डिफरेंस, ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर। ओरिजिनल नंबर को पलटने पे जो नंबर आएगा वो वाला बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 72 को पलटोगे तो नया नंबर 27 आएगा, वो तो छोटा हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। 27 को पलटेंगे तो जो नया नंबर आएगा 72 वो बड़ा है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ए एक्सीड्स एंगल बी बाई 44 डिग्री, देन एंगल ए का क्या वैल्यू होगा? देखो काफी सिंपल है। एक ट्राइंगल है, उसमें से ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना होता है? 180। एंगल सी का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस 50 इज इक्वल टू हो गया 180। 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 130। एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पे 130 आता है। एंगल ए एक्सीड्स एंगल बी बाई 44। एंगल ए और बी में कितने का डिफरेंस है? 44 का। यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू 44। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ऐड करो, तो प्लस एंगल बी माइनस एंगल बी कट गया। ए प्लस ए 2 एंगल ए इज इक्वल टू ये 4 7 और 1 174। एंगल ए इज इक्वल टू 174 बाई 2, 2 से कट गया 8 बार में 16 और ये 7 बार में, तो एंगल ए का वैल्यू आ गया 87 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देन एंगल ए इज इक्वल टू 87 डिग्री। ठीक है, आई होप क्या समझ में आ रहा होगा तुम्हें। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज क्या होगा? देखो बताना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन में यहाँ पे क्या होने वाला है। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तुरंत एक इक्वेशन को दोनों को ऊपर नीचे करके लिख लो, उससे मिलाने में कंपेयर करने में ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे तुम देखोगे जितना देर में एनालाइज करोगे, एक दूसरे के नीचे लिख लो, एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। इसका सिंपल रूल है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का वैल्यू निकाल लो। तो अब उतना तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है कि a1/a2 इज इक्वल टू दिस, नहीं, सीधे ये डिवाइड किया तो 1/-3 ये आ गया a1/a2 का वैल्यू, फिर 3/-9 ये आ गया b1/b2 का वैल्यू, और 5/2 ये आ गया c1/c2 का वैल्यू। कट के ये हो गया -1/3, ये भी कट के -1/3 और ये हो गया 5/2। तो दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू आपस में बराबर है और वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया नो सॉल्यूशन। ये सब तुम्हें नहीं लिखना है, बस ये सब अपने मन में इस नंबर को देख के एनालाइज कर लो कि क्या हो रहा है, नो सॉल्यूशन हो रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और ये सब इस तरीके से a1/a2 नहीं लिखना है, बस वो नंबर लिख लो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लो, ज़्यादा टाइम बचाने के चक्कर में मत रहो, गलती कर दोगे। क्वेश्चन जो दे रखा होगा उसको लिख लेना और फटाफट a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख लेना, ये ज़्यादा ईजी होगा। इसके बाद देखो अगला, फिर इस तरीके से पूछ रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा। फटाफट हम इसको यही करते हैं, 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। a1/a2 6/3, ठीक है, b1/b2 -2/-1 और 9/12। ठीक है, ये कट गया, 2 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट गया, ये भी 2 आ गया और ये आ गया 3/4। दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? पैरेलल लाइन। ठीक, इसके बाद देखो द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट, इसमें से क्या होगा? तो x इज इक्वल टू 1 ये कोऑर्डिनेट हो गया, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, और ये 0.1 ये हो गया y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। तो दोनों क्या हो रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन विच आर परपेंडिकुलर बट नॉट परपेंडिकुलर, तो गलत। ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर। इसके बाद देखो द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8 का क्या होगा? तो देखो इस बार पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू 3, ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 3 का।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस है यार, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इतना डिटेल में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यार बेसिक तुम्हारा फाउंडेशन बना हुआ है, ठीक है। टारगेट है कि भाई कम समय में क्वेश्चन तुम्हारे आईज के सामने से गो थ्रू करवा दें कि जितने डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 8 का ये ग्राफ बन गया, तो ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल बन गया ग्राफ मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, इसमें से इसका कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, तो पुट करके देख लो। अगर x 1 पुट करते हो और y 0, तो y अगर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे पूरा 0 बन जाएगा, और x 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 3 बनेगा, 3 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा 3। क्या ये 8 के बराबर हुआ, नहीं, तो ये नहीं हो सकता, काट दो। अगर x के प्लेस पे 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस y के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये 5 बनेगा। क्या ये 8 के बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी ये भी नहीं हो सकता है। अगर x के प्लेस पे 1 पुट करोगे, y के प्लेस पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 8। हाँ, तो ये सही है, ठीक है। आई होप कि यार तुम्हें ये अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर अच्छा लगता है भाई तो लास्ट में यार कमेंट करके ज़रूर से जाया करो, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है और यहाँ तक अगर पहुँच गया भाई, मेरी बात सुन रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है यार शॉर्ट ट्रिक कलेक्शन का, उसको जाके तुम ज़रूर से देखना। ऑब्वियसली कल इस वीडियो को अगर आज देख रहे होगे तो कल एग्जाम है, आज नहीं देख पाओगे, लेकिन टाइम अगर है तो निकाल के देख लेना, उसमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी यार, ठीक है। और अगर नहीं देख पाए तो एग्जाम के बाद ज़रूर से देख लेना उसको। 18 x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन है देखो, तो पुट करके देखो, एक एक में हमें करके देखना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है इसका। 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, एक्स के प्लेस पे 3 y के प्लेस में 4, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करोगे ये 12 बन जाएगा, माइनस 17, 12 6 18 माइनस 17 क्या 0 आया, 18 माइनस 17 तो ये तो 1 आ गया, तो LHS RHS बराबर नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है। उसी तरीके से बाकी भी चेक कर लेना, जो सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है AM इज नॉट इक्वल टू BM, ऑलरेडी AM इज नॉट इक्वल टू BL, ठीक है। और दो इक्वेशन दे रखा है AX प्लस BY इज इक्वल टू C और LX प्लस MY इज इक्वल टू N, ठीक है। तो बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है देखो। तो यहाँ पे A1 बाई A2 निकालेंगे तो क्या आ गया, A बाई L आ गया, B1 बाई B2 निकालेंगे तो वो क्या आ गया, B बाई M आ गया, और C1 बाई C2 निकालेंगे तो वो C बाई N आ गया। C को उठा के इधर लेके आएंगे माइनस C, N को उठा के इधर लेके आएंगे माइनस N, माइनस C बाई माइनस N होगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब ये आ गया। अब इन तीनों में रिलेशन देखो, इसका यहाँ से हिंट मिलेगा, ये क्या दिखा हुआ है, AM बाई AM इज नॉट इक्वल टू BL, और A के नीचे क्या है L, तो अगर हम यहाँ से A के नीचे L को ले आएँ, ऐसे इसको रीअरेंज करके लिख लें, तो A बाई L इज नॉट इक्वल टू B अपने प्लेस पे है और M नीचे चला गया, यानी जो A बाई L है वो B बाई M के बराबर नहीं है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगला एक क्वेश्चन और इसी से मिलता जुलता है यार, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, find the condition to be satisfied by the coefficient for which the following pair of equation this and this represent coincident line, ax plus by plus c is equal to 0 और dx plus ey plus f is equal to 0। बताना find the condition to be satisfied by the coefficient for which the following coincident line होनी चाहिए। coincident मतलब infinite many solution, तो a1 by a2 क्या हो गया, a by d, b1 by b2 क्या हो जाएगा, b by e। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब देखो इसमें से कौन सा, यानी जो ऑप्शन में दे रखा है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, तो क्या होगा, ये तीनों ही आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब A बाई डी इज इक्वल टू B बाई ई, जो B बाई ई है इज इक्वल टू C बाई एफ, और जो A बाई डी है इज इक्वल टू C बाई एफ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, AE इज इक्वल टू BD, क्रॉस मल्टीप्लाई BF इज इक्वल टू, ये C लिखा हुआ था, CE, और यहाँ से AF इज इक्वल टू DC, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ऑप्शन में से मैच करवा लो कौन सा है, AE इज इक्वल टू BD, तो AE इज इक्वल टू BD यहाँ पे दिख रहा है, और BF इज इक्वल टू CE, BF इज इक्वल टू CE यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू ED दिख रहा है, जबकि AE इज इक्वल टू BD होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ ED आ गया, जबकि A के साथ E आना चाहिए या A के साथ F आना चाहिए। यहाँ पे A के साथ D आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। A के साथ E आ रहा है तो A के साथ E है,
फिर बी के साथ डी है, बी के साथ डी है, लेकिन फिर यहाँ बी के साथ सी आ गया, बी के साथ एफ आना चाहिए था, बी के साथ यहाँ पे डी है और बी के साथ एफ, बी के साथ सी नहीं हो सकता, यानी नहीं होगा, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम अगर फटाफट सॉल्व कर ले रहे हो, तो अगर सही ऑप्शन तुमसे मैच भी हो जाता है, तो अगर टाइम है तो बाकी को भी थोड़ा सा चेक कर लो, सो डेट कि यार श्योर शॉट हो जाए कि तुम्हारा जो आंसर है कंफर्म सही है। ठीक है, आई होप कि यार ये सब अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, हमने टोटल 40 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है और 20 क्वेश्चन को इसकी अगली वीडियो में करते हैं, इसके अगले पार्ट में, ताकि एक वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो। और जो अगला पार्ट है वो पब्लिक नहीं होगा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको उसका लिंक मिलेगा, पार्ट 2 करके लिखा हुआ होगा, वहाँ जाके देख लेना। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में हम लोग अपलोड कर देंगे, अनलिस्टेड वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, चेक कर लेना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड बस चलो, बाय बाय।